स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हाई कोर्ट एलडीसी पेपर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज के इस वीडियो में जो लास्ट में जितने भी पेपर हुए हैं उनसे कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वे सभी अभ्यर्थी जिनके एग्जाम में राजस्थान हिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन्हें आपको याद ज़रूर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी जानते हैं जो कालीबंगा सभ्यता है ये वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और आपको याद रखना है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सन 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि इसका उत्खनन कार्य किनके द्वारा किया गया था। तो बी लाल और बी के थापर ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया था। तो आप याद रखिएगा 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शासक के समय जावर से चांदी प्राप्त हुई थी। तो आप सभी जानते हैं मेवाड़ रियासत में उस समय शासक हुआ करते थे राणा लाखा, और राणा लाखा के समय ही जावर जो कि वर्तमान उदयपुर में है, जो कि सीसा और जस्ता की एक प्रमुख खान है, यहाँ से चांदी का खनन प्राप्त यानी कि चांदी प्राप्त हुई थी राणा लाखा के समय। और आपको ये भी याद रखना है कि राणा लाखा के समय ही पीछू नामक बंजारे ने उदयपुर में पीछोला झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेतावनी चुंगटिया के रचनाकार कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि चेतावनी चुंगटिया किन के द्वारा लिखा गया था। तो केसरी सिंह बारट इसके रचनाकार थे। किस वर्ष लिखा गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा सन 1903 में केसरी सिंह बारट के द्वारा। जब दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन दिल्ली में हो रहा था तब उसमें शामिल होने के लिए मेवाड़ रियासत के महाराणा फतेह सिंह शामिल होने जा रहे थे। तो उन्हें रोकने के लिए ही केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनी चुंगटिया की रचना की गई थी, जिनको पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह द्वितीय दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। और साथ ही आपको याद रखना है केसरी सिंह बारट जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जिसे काजरी कहा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1958 में हुई थी। साथ ही आप याद रखिएगा कि ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। यानी कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल रियासत नहीं है। आप सभी जानते हैं राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। इसका जो पहला चरण था वो हुआ था 18 मार्च 1948 को, यानी कि 18 मार्च 1948 को पहला चरण हुआ था जिसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। तो मत्स्य संघ में शामिल रियासत नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि मत्स्य संघ का जब निर्माण हुआ तब इसमें 4 रियासतें हुआ करती थीं, जो कि वर्तमान में राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसमें कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल है। तो आपको याद रखना है कि बूंदी रियासत इसमें शामिल नहीं है। बूंदी रियासत का विलय दूसरे चरण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वागड़ के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा वागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये लास्ट हाई कोर्ट के पेपर में पूछा गया था। तो राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और वागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये लास्ट हाईकोर्ट एलडीसी के पेपर में पूछा गया था। और आपको याद रखना है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। साथ ही आपको याद रखना है 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो जो एक केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। और आपको याद रखना है कि राजस्थान का एकीकरण के समय एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम अजमेर था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीरा महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। तो आप याद रखिएगा मीरा महोत्सव का आयोजन होता है आश्विन माह में और ये चित्तौड़गढ़ जिले में किया जाता है। तो आपको याद रखना मीरा महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मीरा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा मेड़ता नागौर में, जहाँ पर मीराबाई का बचपन व्यतीत हुआ था मेड़ता नागौर में, तो वहीं पर मीरा मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में मराठों का सबसे पहला आगमन कब हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको याद रखना है कि राजस्थान में मराठों का सबसे पहला आगमन बूंदी रियासत से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जोधपुरा सभ्यता स्थल स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो जोधपुरा सभ्यता स्थल है ये वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। तो आप याद रखिएगा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ये वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी।
ये भी आपको याद रखना है कि बाद में इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर जिले में स्थापित किया गया था, यानी कि वर्धा से अजमेर लाया गया था। तो अगले ही वर्ष यानी कि 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया था। लेकिन राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है नीमू चना कांड का संबंध है। नीमू चना कांड जो सन 1925 में हुआ था, तो आपको याद रखना है जो नीमू चना हत्याकांड जो हुआ था ये अलवर रियासत से संबंधित है, कि जो सन 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हाल ही में सीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि मेवाड़ की पुकार के नाम से 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ की पुकार ये नाम दिया गया था जिसमें कि 21 सूत्रीय मांग पत्र थे, और ये संबंधित था मोतीलाल तेजावत से, जिन्हें कि आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। और इन्होंने ही मेवाड़ की पुकार के नाम से 21 सूत्रीय मांग पत्र भी बनाया था, यानी कि इसका निर्माण किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस किले में स्थित है? तो ये राणा थे, राणा रायमल, उनके पुत्र थे पृथ्वीराज, जो कि ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि राणा सांगा के बड़े भाई थे। तो इनके जो 12 खंभों की छतरी है ये कहाँ पर है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने ही अपनी पत्नी के नाम, जिनका नाम तारा था, उनके नाम पर ही अजमेर के जो दुर्ग है उसका नाम तारागढ़ दुर्ग इन्होंने ही रखा था। तो इन्होंने निर्माण करवा के उसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। ये क्वेश्चन जो है हाल ही में सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की जो आधुनिक पहचान है कि वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जालोर के नाम से जाना जाता है। तो ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान जालोर के नाम से है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है नाहर नृत्य का संबंध किससे है? तो जब शाहजहां कहाँ पर आया था? तो मांडल आया था। जब शाहजहां का मांडल आगमन हुआ था तब वहाँ के लोगों द्वारा नाहर नृत्य किया गया था, और तब से ये प्रचलित है। तो आपको याद रखना है कि नाहर नृत्य का संबंध किससे है? तो मांडल जो कि भीलवाड़ा में है, यहीं पर जो है नाहर नृत्य सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो है सहजोबाई और एक है दयाबाई। ये जो दोनों है ये चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। चरणदासी संप्रदाय जिसके जो प्रवर्तक है यानी कि जो संस्थापक है वो चरणदास जी हैं। इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, दिल्ली में स्थित है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो उसकी भी भविष्यवाणी चरणदास जी के द्वारा ही की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है आमेर में स्थित शीला देवी का मंदिर बनवाया था। तो जो शीला देवी का मंदिर बनवाया था ये बनवाया था राजा मान सिंह ने, जिसे कि अकबर ने 7,000 का मनसब प्रदान किया था। और जब ये बंगाल विजय पर गया हुआ था तो वहीं से वहाँ के जो राजा थे केदार, उनको पराजित करके शीला देवी की जो मूर्ति लाया था और उसको स्थापित करवाई थी आमेर के दुर्ग में। तो जो शीला देवी का मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये आमेर दुर्ग में स्थित है, और इसका जो निर्माण है ये राजा मान सिंह ने करवाया था। बंगाल से जो है शीला देवी की मूर्ति लाकर इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 से किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ? सबसे पहले अगर हम बात करें किशनगढ़ रियासत की, तो किशनगढ़ रियासत की स्थापना सन 1609 में की गई थी। राजा किशन सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि राठौड़ वंश से थे, और ये राठौड़ वंश की जो तीसरी रियासत हुआ करती थी, जो मारवाड़ और बीकानेर के बाद में। तो जो किशनगढ़ शैली है इसको स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था किसके समय? तो आप याद रखिएगा राजा सामंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन हुआ है? तो ये हाल ही में सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप याद रखिएगा बेगू किसान आंदोलन, बेगू जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था, क्योंकि उस समय जो किसान थे और वहाँ के जो जागीरदार थे अनूप सिंह, उनके मध्य एक समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को बोल्शेविक करार दिया गया था। और किस आयोग ने करार दिया था? तो ट्रेंच आयोग ने करार दिया था। जो बोल्शेविक समझौता उसे नाम दिया गया था, जो कि अनूप सिंह और वहाँ के किसानों के बीच में हुआ था। तो आप याद रखिएगा बेगू किसान आंदोलन से ही संबंधित है ट्रेंच आयोग। बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का यानी कि हमारे देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, जो कि 44 वर्षों तक चला था। तो यहाँ से ये सभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आई थिंक ये आज का जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से 20 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन इनके साथ कई इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएं, तो लगभग यहाँ से जो है कम से कम 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट
होते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ला सकें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।